हेलो एवरीवन, द ऑनलाइन गुरु में मैं सुनील शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के इस सेशन में राजस्थान सुजस के अप्रैल एडिशन को हम लोग कवर करने जा रहे हैं और इसे आपकी सुविधा के लिए मैंने दो पर्टिकुलर पार्ट्स में डिवाइड किया है। सो अभी हम पार्ट 1 को कंप्लीट करेंगे और इसके बाद पार्ट 2 का वीडियो भी आपके लिए हमारे चैनल पे अवेलेबल होगा। तो अगर ऐसे ही रेगुलर सेशंस आप देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा और वीडियो अगर पसंद आता है तो इसे लाइक और शेयर अवश्य कीजिएगा। आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को अनअकैडमी से इंट्रोड्यूस करवाना चाहूँगा। ये इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है जिसकी मदद से आप राजस्थान के एग्जाम्स इजीली क्रैक कर सकते हैं। इसके लिए आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से अनअकैडमी लर्निंग ऐप इंस्टॉल करना है। देन आफ्टर अपने मोबाइल नंबर से आगे बढ़ेंगे। गोल में आप आरपीएससी सिलेक्ट करेंगे, लैंग्वेज सिलेक्ट करेंगे और फ्री ऑनलाइन क्लासेस के लिए रेफरल कोड आप यूज करेंगे। अनअकैडमी लेकर आया है आपके लिए स्कॉलरशिप फ्री टेस्ट सीरीज जो कि आरएएस एग्जामिनेशन के लिए है। अगर आप इसके लिए प्रिपरेशन करते हैं तो इन टेस्ट सीरीज को जरूर अटेंड कीजिएगा और अगर आप इनमें रैंक होल्डर्स हैं तो आपके लिए अट्रैक्टिव रिवॉर्ड्स भी यहाँ पे रखे गए हैं। अनअकैडमी से जुड़ने से आपको वेरियस बेनिफिट्स मिल सकते हैं, लाइक अपने घर से आप लाइव सेशंस के थ्रू पढ़ सकते हैं। अनलिमिटेड एक्सेस है आपका सभी कोर्सेज के लिए। टॉप एजुकेटर्स इंडिया के आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। कंप्लीट सिलेबस कवर होगा। एग्जाम वाइज प्रिपेयर कर सकते हैं। रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशंस भी हैं। लाइव टेस्ट सीरीज भी है। आपको पीडीएफ फॉर्मेट में स्टडी मटेरियल भी मिलते हैं। आंसर राइटिंग सेशन भी है और मेंटरशिप गाइडेंस तो ऑलवेज आपको अवेलेबल करवाई ही जाती है। सो अनअकैडमी में वेरियस एग्जाम के लिए बैच कोर्सेज उपलब्ध हैं जिनको आप अपने कोर्स के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं, जैसे कि आरएएस सेकेंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड टीचर, वीडियो एटसेट्रा एटसेट्रा और भी वेरियस एग्जामिनेशंस के लिए बैच कोर्सेज आपके पास उपलब्ध है। और जब भी आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो सब्सक्रिप्शन के समय हमारा कोड ऑनलाइन गुरु यूज करेंगे तो 10% आपको इंस्टेंट डिस्काउंट भी वहां पे मिल जाएगा। अनअकैडमी को इनके वेरियस प्लेटफॉर्म पे भी आप फॉलो कर सकते हैं, लाइक अनअकैडमी लाइव आरपीएससी, अनअकैडमी राजस्थान के यूट्यूब चैनल्स पे, साथ ही साथ आरपीएससी टेलीग्राम चैनल पे भी आप इन्हें फॉलो कर सकते हैं और इन सभी का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दिया गया है। तो आइए आज का सेशन स्टार्ट करें। पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं मैगज़ीन को देखना। यहाँ पे ये जो मैगज़ीन है अभी रिसेंटली 20 अप्रैल 2022 के टाइम पीरियड पे रिलीज़ की गई है। और ये जो एडिशन है, जैसा कि आपने कवर पेज इसका देखा है, ये पंचायती राज से रिलेटेड है और मेजॉरिटी वाइज यहाँ पे जो चीज़ें हैं वो पंचायती राज सिस्टम से ही रिलेटेड होने वाली हैं। तो आपसे सेशन के स्टार्टिंग में ही एक क्वेश्चन पूछूंगा। पंचायती राज दिवस जो है वो कब सेलिब्रेट किया जाता है, वो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। अब देखिए यहाँ पे राजस्थान की कला और संस्कृति से रिलेटेड एक पार्ट है जिस पे क्वेश्चन बनाया जा सकता है। जैसा कि आप देख रहे थे, यहाँ पे गणगौर की सवारी का जो दृश्य है वो दिखाया गया था। तो बताया जा रहा है कि जयपुर के गणगौरी दरवाजे से गणगौर माता की जो सवारी है वो यहाँ पे निकलती है, ठीक है। और उसके लिए झरोके वगैरह से दर्शन है, बंदूकधारी सैनिक वगैरह हैं, गार्ड ऑफ ऑनर देते हैं, नाहरगढ़ से तोपों के साथ सलामी दी जाती है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। ये सारी चीज़ें जो है यहाँ पे की जाती है और ये राजस्थान की कला संस्कृति को विशेष रूप से यहाँ पे दर्शाया गया है। और कला संस्कृति में आपसे कई बार गणगौर के ऊपर क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं। अब जैसा कि ये जो सेशन था ये स्पेसिफिक था आपके पंचायती राज से रिलेटेड, तो देखिए जो प्रथम प्रधानमंत्री थे कौन, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने, इन्होंने क्या किया था, राजस्थान के नागौर जिले के बगधरी गांव के अंदर ही 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज व्यवस्था का आगाज किया था। 24 अप्रैल 1993 को पंचायती राज संस्था को प्रशासन के तृतीय स्तर के रूप में संवैधानिक दर्जा भी दे दिया गया और उसी से आप लोग क्या करते हैं, 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के रूप में मनाते हैं। तो देखिए यहाँ पे दो क्वेश्चन बन सकते हैं। पहला,
पंचायती राज सिस्टम कहाँ से स्टार्ट किया गया था, कहाँ आपको देखने को मिलता है, तो राजस्थान के नागौर जिले के बगधरी गांव में इसकी स्टार्टिंग की गई थी। कब की गई थी, तो 2 अक्टूबर 1959 को की गई थी, दूसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न, संवैधानिक दर्जा कब मिला, तो 24 अप्रैल 1993 को मिला। और चौथा क्वेश्चन यहाँ पे ये भी बन सकता है कि पंचायती राज दिवस जो है वो कब सेलिब्रेट किया जाता है। तो इसी टाइप से जो इम्पॉर्टेंट लाइंस हैं वो मैंने ऑलरेडी आपके लिए यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं, जिनसे क्वेश्चंस बनते हैं, तो वो आप करते हुए चलेंगे और ऐसे ही क्वेश्चन बनाते हुए चलेंगे तो आपके जो भी अपकमिंग एग्ज़ाम्स हैं उनमें आपको हेल्प ज़रूर मिलने वाली है। अब ऐसे ही एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट आ जाता है छोटे एग्ज़ाम्स के लिए, जहाँ पे मंत्री और उनका जो पद है उससे रिलेटेड सुमेलित करने के प्रश्न आते हैं। वहाँ पे आप बोल सकते हैं कि जलदाय मंत्री कौन है, तो डॉक्टर महेश जोशी जी जो हैं वो जलदाय मंत्री के रूप में राजस्थान में पदभार ग्रहण किए हुए हैं। नेक्स्ट थिंग, परिवहन, जल परिवहन से रिलेटेड योजनाओं में 11,580 लाख रुपए यहाँ पे मंजूर किए गए हैं। ये जो होगा वो शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर टैंकरों के माध्यम से जल परिवहन योजना के लिए किए गए हैं। तो अब यहाँ पे इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं होता कि जल परिवहन के लिए कितने रुपए और किस फील्ड में यहाँ पे दिए गए हैं, तो वो इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। अब यहाँ पे इम्पॉर्टेंट जो बनता है कि ये जल परिवहन कितने जिलों में किया जाएगा, ठीक है, कौन कौन से ज़िले इसमें शामिल हैं, ये एक अच्छा प्रश्न बनाते हैं। ठीक है, तो 10 ज़िले कौन कौन से हैं, चूरू, बाड़मेर, बीकानेर, जालौर, जैसलमेर, पाली, सिरोही, जोधपुर, नागौर, डूंगरपुर में अकाल से प्रभावित जो क्षेत्र है जहाँ पे सूखा होता है उन जगहों पे क्या किया जाएगा, वहाँ पे वाटर अवेलेबल किया जाएगा। तो ये इम्पॉर्टेंट हो जाएगा कि इन विशिष्ट अकाल पीड़ित स्थानों के अंदर आप जल की उपलब्धता जो है वो करेंगे। शहरी क्षेत्र के लिए 2,911 लाख रुपए, जबकि ग्रामीण के लिए 8,669.3 लाख रुपए स्वीकृत किए गए। अब इतना इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कहीं भी नहीं बनेगा कि भाई एक एक ज़िले के लिए कितने रुपए आवंटित किए गए। ऐसा तो अगर आप याद करने बैठ जाओ तो आपके पास भंडारा होगा, लेकिन क्वेश्चन नहीं बनेंगे। तो इन चीज़ों को हम लोग छोड़ते हुए चलेंगे। ठीक है, अब और इम्पॉर्टेंट क्या क्या आ सकता है कि जितने भी वाटर प्लांट होते हैं, वाटर प्लांट में क्या किया जाता है, जैसे आप अभी तक ये जो इमेजेस देख रहे थे, ठीक है, ये क्या थे, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है। यहाँ पे जो प्लांट है वो बांसवाड़ा का आपको दिखाया गया है। ठीक, इसी प्रकार के अलग अलग जगहों पे ये प्लांट होते हैं। इनका मेन काम क्या होता है, तो वाटर को क्लोरीनेशन और डिसइंफेक्शन करना। ठीक है, अब पानी के अंदर जो जलीय जंतु वगैरह है तो कीटाणु वगैरह आ ही सकते हैं, तो उन कीटाणुओं को ख़त्म करना, क्लोरीन उसमें मिलाना ताकि वाटर जो है वो शुद्ध हो जाए। और इसी अनुसार जो वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के नॉर्म्स है उन नॉर्म्स की पालना करते हुए आपको इजीली पोर्टेबल ड्रिंकिंग वाटर यानी कि पीने योग्य जो जल है वो उपलब्ध करवाए जा सके। तो ऐसे काम यहाँ पे किए जाते हैं। इनमें इम्पॉर्टेंट डिसइंफेक्शन और क्लोरीनेशन का काम सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कई बार आपने देखा होगा कि जब आपके घर पे नलों से पानी आता है तो उसमें आपने देखा है कई बार कड़वा सा एक स्मेल आपको देखने को मिलती है। तो अगर क्लोरीनेशन की मात्रा थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है ऐसे में, तो आपको ऐसा देखने को मिल जाता है। ठीक है, और इसकी मॉनिटरिंग किन के हवाले की गई है, तो जिला कलेक्टर के हवाले की गई है। ये राज्य स्तरीय केंद्रीय नियंत्रण कक्ष का नंबर है। ये एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ अगर आपके क्षेत्र विशेष में वाटर क्राइसिस है तो आप इन नंबरों का उपयोग ज़रूर करें, क्योंकि एक जागरूक नागरिक हैं आप, तो इनका उपयोग करना आपके लिए बनता है। इम्पॉर्टेंट प्रश्न, 116 मीटर ऊंचे आईपीडी टावर और हृदय रोग संस्थान राजस्थान में स्टैब्लिश किया जाएगा। इसकी नींव रखी जा चुकी है और इसी का एक प्रोटोटाइप आप यहाँ पे देख रहे हैं। ये जस्ट दिखाने के लिए है कि इस टाइप का ये भवन आपको दिखाई देगा। ठीक है, अब इम्पॉर्टेंट क्या है, चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना जो थे उसमें पहले 5 लाख रुपए का कवर किया जाता था, अब 10 लाख रुपए का कवर आपको दिया जाएगा। ये एक अपडेट आप कर लीजिएगा आपके पुराने नोट्स के अंदर। सेकेंड थिंग आपको ये याद रखना है कि 1 अप्रैल से ओपीडी और आईपीडी सुविधाएं निःशुल्क हो चुकी है। इसका मतलब क्या है, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में इलाज के लिए जाते हैं तो वहाँ पे 10 रुपीज़ का आपको एक पर्ची कटवानी पड़ती थी, अब 1 अप्रैल से वो भी फ्री है।
इसके लिए बस आपको एक आधार कार्ड की ज़रूरत है। आप आधार कार्ड के थ्रू अपना रजिस्ट्रेशन करवा के निःशुल्क रूप में ये पर्ची ले सकते हैं। इसी में स्वास्थ्य सुविधाओं को और बढ़ाने के लिए अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे क्या किया गया, सवाई मानसिंह अस्पताल यानी कि एसएमएस हॉस्पिटल के रूप में आप जिसे जानते हैं, वहाँ पे 588 करोड़ की लागत से एक आईपीडी, ठीक है, आईपीडी क्या होता है, देखो दो चीज़ें हैं, एक तो है ओपीडी और एक होता है आईपीडी। ओपीडी जो होता है वो बाहर के जो रोगी होते हैं उनके लिए होता है, और आईपीडी होता है जो वहाँ एडमिट है रोगी उनके लिए। तो एडमिट रोगियों के लिए आईपीडी टावर हृदय रोग संस्थान का निर्माण यहाँ पे करवाया जाएगा, और इसके लिए अशोक गहलोत द्वारा अप्रैल माह के प्रथम सप्ताह में क्या किया गया है, शिलान्यास किया जा चुका है। तो ये आपको याद रखना है। इसके लिए बजट एलोकेशन 588 करोड़ रुपीस, कितना ऊंचा होगा, 116 मीटर ऊंचा होगा। यहाँ पे हेलीपैड की व्यवस्था भी होगी, चूँकि आपको पता है हार्ट ट्रांसप्लांट जैसे जो विशिष्ट कार्य होते हैं वहाँ पे हार्ट को टाइम पे पहुँचाना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, और इसमें हेलीपैड तो बहुत ज़्यादा मस्ट है, तो इसका उपयोग यहाँ पे किया जाएगा। सुपर स्पेशलिटी वगैरह है, ये काम आपको देखने को मिलेगा, और टारगेट 32 माह के अंदर ये बनकर तैयार हो जाएगा। नेक्स्ट, इसी के बारे में विशिष्ट लोगों का क्या क्या कहना था वो यहाँ पे चीज़ें आपको देखने को मिल रही हैं। इसी के अंदर क्या किया जाएगा, एक मेडिकोज मेमोरियल बनाया जाएगा। अब मेडिकोज मेमोरियल कहाँ बनाया जाएगा, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे, तो याद रखेंगे कि एसएमएस हॉस्पिटल के इसी टावर के अंदर बनाया जाएगा। किनके लिए बनाया जाएगा, तो ऐसे जो डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ थे जिनकी डेथ कोविड के टाइम पीरियड पे लोगों की सेवा करते हुए गई थी, और जिनकी जान गई थी, जिनकी डेथ हुई थी, उन लोगों को श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ पे एक टावर बनाया जाएगा। नेक्स्ट न्यूज़ के रूप में आप यहाँ पे देखेंगे तो ये हालांकि बजट में भी मैंने कवर कर दिया था। यहाँ पे न्यूज़ ये थी कि किसानों को दुग्ध उत्पादकों की आय को वृद्धि करने के लिए दुग्ध उत्पादक संबल योजना जो है वो बहुत पहले स्टार्ट की गई थी। इसमें मोटा मोटा आपको ये याद रखना है कि पहले प्रति लीटर 2 रुपये का जो है गवर्नमेंट सब्सिडी देती थी उन पशुपालकों को, जो जानवर कैटल फीड वगैरह को रखते हैं उनको ये सुविधा दी जाती थी। अब क्या किया गया है, इनकी जो राशि है वो बढ़ा के कितनी कर दी गई है, 5 रुपये प्रति लीटर की जा चुकी है, जिससे जो गरीब किसान हैं उन लोगों को और थोड़ा सा यहाँ पे बेनिफिट मिल जाएगा। तो दुग्ध उत्पादक संबल योजना में कितने, 5 रुपये का अनुदान गवर्नमेंट दे रही है। दिव्यांगों से रिलेटेड जामडोली में बाबा आमटे के नाम पर विश्वविद्यालय स्थापित करेंगे, ठीक है। और जो पैरालंपिक पदक विजेता खिलाड़ी हैं उनको 25 बीघा भूमि जो है वो निःशुल्क रूप में आवंटित की जाएगी। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसमें ये याद रख लेंगे, जामडोली के अंदर बाबा आमटे के नाम पे दिव्यांग विश्वविद्यालय राजस्थान में खोला जाएगा। ये बहुत इम्पॉर्टेंट पहल है जो हर जगह आपको देखने को नहीं मिलती है। राजस्थान पुलिस का स्थापना दिवस, अगर आप रिसेंट में जो कांस्टेबल का एग्ज़ाम आने वाला है उसके लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो ये आपको बिल्कुल हेल्प करेगा। तो देखिए, राजस्थान में 16 अप्रैल को राजस्थान पुलिस का स्थापना दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है कि 16 अप्रैल 1949 को रियासतों के जो पुलिस बल थी उन सभी को मिलाकर राजस्थान पुलिस की स्थापना की गई थी। अब रियासतों की पुलिस का मतलब तो आप जानते हैं 7 चरणों में राजस्थान का एकीकरण किया गया था। उसी टाइम पीरियड पे अलग अलग रियासतों का जो फोर्स था उनको मिला के इसे गठित किया गया था। कैसे गठित किया गया, तो देखिए 18 मार्च 1948 को अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली वाला जो मत्स्य संघ है, ठीक है, उसकी शुरुआत की गई थी, और फिर धीरे धीरे एक एक स्टेप करके इनको जोड़ते गए थे। आगे इन स्टेप्स की भी चर्चा करेंगे। तो वो यहाँ पे किया गया था, और जो तत्कालीन गृह मंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ग्रेटर राजस्थान के गठन का स्वागत और उसका उद्घाटन किया था। उसी प्रोसेस के थ्रू 16 अप्रैल 1949 को इन रियासतों के पुलिस बल को मिला के क्या किया गया था, राजस्थान पुलिस का गठन किया गया था, ठीक है। तो ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाएगा। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्या हो जाएगा कि जैसे 108 पे एम्बुलेंस है, ठीक है, उसी टाइप पे 100 और 112 पे आप पुलिस मोबाइल यूनिट के साथ कनेक्ट हो सकते हैं। तो जब कभी भी आवश्यकता होती है ऐसी परिस्थिति में तो आप इन नंबरों पे कॉल अवश्य करें और सहायता लेनी चाहिए आप लोगों को, ठीक है। अब रिसेंटली आपने देखा न्यूज़पेपर के अंदर कि एक पुलिस के पर्सन्स थे जिन्होंने आग में से जलते हुए बच्चे को बचाया था।
तो करौली का वो इंसिडेंट था और करौली में वो जो कांस्टेबल थे नेत्रेश शर्मा, इन्होंने अपना कर्तव्य निर्वहन किया था बखूबी रूप से और इनकी चर्चा भी हुई थी। लंबे समय तक न्यूज़पेपर में ये बने हुए भी थे कि इनकी बहादुरी वगैरह को दिखाया गया था वहाँ पे। तो उनकी इन्हीं कर्मठता को देखते हुए क्या किया गया है, गवर्नमेंट ने इन्हें हेड कांस्टेबल पर क्या कर दिया गया, पदोन्नत कर दिया गया। कांस्टेबल थे, क्या बना दिए गए, हेड कांस्टेबल यहाँ पे बना दिए गए। ठीक है, गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा काम किया। जो भी ऐसे व्यक्ति हैं अपने काम को ईमानदारी से निभा रहे हैं, उन सभी के साथ ऐसा जो है गवर्नमेंट को तरक्की देनी चाहिए। ठीक है, वो चीज़ें हो जाएंगी। हालांकि एग्ज़ाम लाइक यहाँ नहीं लगता है कि अभी इनसे कोई क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, पुलिस दिवस समारोह पे क्या किया गया, पुलिस का जो खेल बजट था उसे 50 लाख रुपए से बढ़ाकर कितने किए, 2 करोड़ रुपए किए गए। तो पुलिस उत्सवों के आयोजन का फंड 25 लाख से बढ़ाकर 1 करोड़ कर दिया गया। तो पुलिस बल से रिलेटेड जो भी आयोजन किए जाएंगे उनमें अब थोड़े से धन की कमी नहीं रहेगी। पंचायती राज सिस्टम से रिलेटेड अगर बात करें तो गांधी जी का जो ट्रस्टीशिप का प्रिंसिपल है, ठीक है, ट्रस्टीशिप का जो सिद्धांत है, उसी को यहाँ पे फलीभूत करने के लिए क्या किया जा रहा है, आपका पंचायती राज सिस्टम उससे रिलेटेड है। तो ऐसे में अगर आप देखेंगे तो पंचायती राज के स्टार्टिंग जवाहरलाल नेहरू जी, ठीक है, वो सारा इवेंट आप लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। ठीक है, अब इसी से अगर आगे बढ़ें तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि गांधी जी का कहना था कि प्रत्येक गांव को कैसा होना चाहिए, आत्मनिर्भर और स्वायत्त होना चाहिए। अगर विलेज ऑटोनॉमस हो जाएंगे तो वो अपने सारे काम आसानी से कर लेंगे और डिसेंट्रलाइजेशन का, विकेंद्रीकरण का एक बहुत अच्छा उदाहरण आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए 73वां संविधान संशोधन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, आप उठा के देख लीजिएगा जितने एग्जाम्स हैं वहाँ पे पॉलिटी के अंदर बहुत बार ये पूछा गया है। ठीक है, तो 73वां संविधान संशोधन 1993 के अंदर, ठीक है, लागू कब से, 24 अप्रैल 2010 पंचायती राज दिवस हमने मनाना स्टार्ट कर दिया। और ये अपने आप में बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, आप लोगों को हालांकि ये याद भी होगा। अब पंचायती राज के शुभारंभ से रिलेटेड ये वही नागौर का जो इंसिडेंट हमने स्टार्टिंग में चर्चा की थी, उसी का एक इमेज यहाँ पे दिखाया गया है आपको। ठीक है, नागौर का है, 2 अक्टूबर 1959 का है, तो वो आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट हो जाएगा। अब पंचायती राज और ग्रामीण विकास मंत्री कौन है, तो रमेश चंद्र मीना जी हैं। इनको भी आप याद रखेंगे क्योंकि कई बार एग्जाम्स में यही होता है कि जो विशिष्ट मंत्रीगण हैं उनके पद और उनके नाम को मैच करने को दे दिया जाता है, तो वैसे में आप आसानी से कर सकेंगे। तो 73वां संविधान संशोधन के तहत राज्य में पंचायती राज संस्था सुदृढ़ करने के लिए त्रिस्तरीय व्यवस्था, ठीक है, के लिए पंचायती राज अधिनियम 94 में लागू किया गया था। और उसके आगे के जो 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं, 29 विषय हैं। ये थोड़ा सा एक अच्छे लेवल का है कि पंचायती राज अधिनियम में कितनी चीज़ें ऐसी हैं जिनके ऊपर पंचायत खुद से निर्णय ले सकती है। ठीक है, पंचायत खुद से निर्णय ले सकती है। अब इसका मतलब क्या है, सपोज करो कि पंचायत को डिफेंस के मैकेनिज्म चाहिए, ठीक है, बॉर्डर रीजन पे है, तो क्या वो खुद से कर सकेंगे, नहीं कर सकेंगे। वो किसके पास है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। क्या वहाँ पे सड़कें बनाना, ठीक है, क्या वहाँ पे नालियाँ बनाना, क्या वहाँ पे जलापूर्ति करना, क्या पंचायत खुद कर पाएंगे, तो आप कहेंगे हाँ, क्योंकि ये चीज़ें उनके विषयों में वर्णित है। तो टोटल 29 ऐसे विषय हैं जो इनमें दिए गए हैं और इन पे ये लोग फ्री होकर अपने अकॉर्डिंग डिसीजन ले सकते हैं। तो डिसेंट्रलाइजेशन का एक बहुत अच्छा उदाहरण है। ऐसे में ही राजीविका में महिला स्वयं सहायता समूहों को हेल्प किया जाता है। राजीविका क्या है, तो गवर्नमेंट की तरफ से इनके आजीविका को चलाने के लिए जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है, ठीक है, SHG, कई बार आपने सुना होगा, सेल्फ हेल्प ग्रुप या स्वयं सहायता समूह, जिसमें बहुत सारी महिलाएं या पुरुष अलग अलग प्रकार से एकत्रित होते हैं और किसी एक काम को करने के लिए आपस में एक दूसरे को हेल्प करने के लिए कोई भी कार्य चलाते हैं। जैसे ऐसे ही सेल्फ हेल्प ग्रुप के रूप में कोऑपरेशन की शुरुआत हुई थी और गुजरात के आनंद में आपने एक एग्जाम्पल देखा था कोऑपरेशन का, जिससे अमूल डेयरी फेडरेशन निकल कर सामने आया। ठीक है, आनंद का जो रीज़न था गुजरात में वो इम्पॉर्टेंट था। तो यहाँ पे ये जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है महिलाओं का, इनको रिवीलिंग फंड 15,000 पर ग्रुप, ठीक है, उसके बाद 3 महीने बाद इनको कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट
75,000 पर समूह, और उसके 6 महीने बाद गवर्नमेंट इनको लोन भी उपलब्ध करवा देगी, तो आप लोग अपना बिजनेस आसानी से चला सकते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल देता हूँ, ये स्वयं सहायता समूह अचार पापड़ का बिजनेस कर सकते हैं, ठीक है। तो वो क्या है, इनके लिए एक दूसरे को मदद करने का एक अच्छा उपलब्ध साधन माना जाएगा। 2021-22 में खास उपलब्धि क्या थी, तो यहाँ पे ये बताया गया, जल शक्ति मंत्रालय भारत सरकार द्वारा तृतीय राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 किसके प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत वैज्ञानिक आधार पर जल संग्रहण और मृदा संरक्षण के लिए उत्कृष्ट कार्य करने पे राजस्थान को द्वितीय स्थान पर राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया था। और एक ये वो फैक्ट है जो कई बार आपसे एग्जाम में पूछा भी गया है, तो इस फैक्ट को आप थोड़ा सा याद रखेंगे कि जल संरक्षण के लिए यहाँ पे इम्पॉर्टेंट फैसला था ये। और आगे बढ़ते हैं, कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें देखते हैं। अब जैसा कि पंचायती राज सिस्टम है, तो पंचायती सिस्टम से रिलेटेड जो एंशियंट टाइम है उनमें इनके लिए कौन कौन से शब्द प्रचलन में आते थे, ये बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन बनाते हैं। आप फर्स्ट ग्रेड या आरएएस तक के एग्जाम में इन क्वेश्चंस को देखते हैं। तो एज इट इज़ आपको ये स्टेटमेंट याद रखने हैं, जैसे कि प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में पंचायत शब्द का उल्लेख मिलता है आपको, ठीक है, जिसका आशय क्या था, पांच प्रबुद्ध लोग जो हैं उनका एक ग्रुप, और इनसे रिलेटेड पंच परमेश्वर कहा जाता था, ठीक है। ऋग्वेद के अंदर सभा और समिति और विदाथा, ठीक है, कई जगह विदथ भी देखने को मिलता है, गांव की स्वशासन संस्थाओं का उल्लेख है। एक क्वेश्चन तो ये कि भाई ऋग्वेद के अंदर किस नामों से इन्हें पुकारा जाता है, तो सभा, समिति और विदथ के रूप में इन्हें पुकारा जाता है, ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। वैदिक काल में गांव प्रशासन की बुनियादी इकाई थी, तो उस टाइम पे बेसिक इकाई कौन थी वैदिक काल में, तो गांव जो था वो इसका बेसिक फंडामेंटल यूनिट के रूप में जाना जाता था। जैसे अभी क्या है, ग्राम सभा है, ठीक है, गांव के अंदर जो लोग हैं उनकी ग्राम सभा, वहां पे मिलके ये लोग डिसीजन ले पाते हैं। इसमें समिति जो कि वैदिक लोक विधानसभा थी, कुछ मामलों में राजा तक का चुनाव कर सकती थी। कई बार आरएएस के एग्जाम में इनमें से सत्य और असत्य कथन को छांटने वाली बात में ये स्टेटमेंट बड़ा ही कंफ्यूजिंग हो जाता है कि क्या राजा तक को चुनने का अधिकार था इनके पास, तो हाँ, कई मामलों में आपको देखने को मिला है कि ये लोग राजा के भी चुनाव कर सकते थे, ठीक है। नेक्स्ट अगर यहाँ पे देखा जाए तो रामायण और महाभारत काल के अंदर, ठीक है, रामायण और महाभारत काल में स्थानीय प्रशासन किस नाम से जाने जाते थे, पुर के नाम से, और कौन सा नाम था, जनपद के नाम से जाने जाते थे। 2 स्तरों में विभाजित थे, ये लोग अपना वहाँ पे कार्यक्रम किया करते थे। पंचायत के अधिकारियों को क्या कहते थे, पुरोहित, सभापति और ग्रामीणी और ग्राम योजक, ये सारे कुछ इम्पॉर्टेंट पद हैं जो उस टाइम पे हुआ करते थे। जैसे आज आप बोल सकते हैं कि कलेक्टर हो गए, ठीक है, तहसीलदार हो गए, आप ये बोल सकते हैं रेवेन्यू से रिलेटेड पटवारी हो गए, तो ऐसे ही वेरियस जो पोस्ट हैं वो उस टाइम पे हुआ करती थी। सेम एज गांव से जुड़े जो मामले होंगे उनको सुलटाने के लिए मौर्य काल में या चाणक्य द्वारा लिखा गया प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा, अर्थशास्त्र, वहाँ पे स्वशासन की इकाई ग्राम पंचायत और गांव के समूह का उल्लेख यहाँ पे देखने को मिलता है। तो ये कोई नई व्यवस्था नहीं थी जो 93-94 में आपके सामने लेकर आई गई, ये एक एंशिएंट टाइम पीरियड से चली आ रही व्यवस्था थी जिसको आपने अब ऑटोनॉमस प्रदान कर दिया गया था, ठीक है। सल्तनत काल में भी अगर देखें तो प्रशासन की सबसे छोटी इकाई क्या थी, गांव थी। ये जितने भी स्टेटमेंट आप देख रहे हैं ना, इन पे बड़े ही आसानी से क्वेश्चन बन सकते हैं। और ऐसे ही देखिए गांव का प्रबंधन कौन करते थे, लंबरदार, पटवारी, चौकीदार, इन सभी के जिम्मे थी। इनमें से आपने पटवारी का ऑफिशियल पद देखा है जो कि आज भी विलेज डेवलपमेंट से रिलेटेड जो रेवेन्यू वगैरह के कलेक्शन के लिए काम करते हैं। तो ये कुछ कुछ प्रमुख इकाइयाँ थी स्वशासन से रिलेटेड एंशिएंट टाइम पीरियड में, ये आप लोगों को आसानी से पता होनी चाहिए। ब्रिटिश काल में क्या था, तो ब्रिटिश पार्लियामेंट में 1786 ईस्वी के अंदर जो इसके सदस्य थे लॉर्ड वर्क ने, जो कि उस समय के भारत के गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग के विरुद्ध भारत में गांव की परंपरा एवं मजबूत व्यवस्था को तोड़ने का महाप्रयोग प्रस्ताव
ले आए थे। मतलब इनको ये टेंशन था कि भैया ये लोग ऑलरेडी इतने फंक्शनल हैं, ये लोग इतने सुदृढ़ हैं कि जब तक इन्हें तोड़ा नहीं जाएगा आप यहाँ पे अपना खुद का शासन नहीं चला सकते थे। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट हो जाएगा। ऐसे ही गवर्नर जनरल मेटकॉफ ने क्या किया था, गवर्नर जनरल मेटकॉफ ने 1830 में ब्रिटिश पार्लियामेंट की रिपोर्ट भेजी थी और वहाँ पे लिखा था कि भारतीय ग्राम समुदाय छोटे छोटे गणराज्य हैं जो पूरी तरह आत्मनिर्भर हैं और अपने लिए सभी आवश्यक सामग्री की व्यवस्था कर लेते हैं। ठीक है, ये बाहरी दबावों से भी मुक्त हैं। ठीक है, प्रबंधन में कोई भी हस्तक्षेप नहीं हुआ है। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि ये लोग कितने डरे हुए थे भारत की इन व्यवस्थाओं से। अब इन व्यवस्थाओं को बदलने के लिए बहुत सारी चीज़ें लेकर आए, जैसे बंगाल का चौकीदारी अधिनियम 1870। उस टाइम पे देखेंगे तो बंगाल में पारंपरिक गांव जो थे वो पंचायती प्रणाली की शुरुआत कब, 1870 के टाइम पीरियड पे हुई थी बंगाल चौकीदारी अधिनियम से। इस अधिनियम ने क्या किया, जिला मजिस्ट्रेट को गांव में मनोनीत सदस्यों की पंचायत स्थापित करने के लिए सशक्त किया। किसे पावर मिल गई इस अधिनियम से, जिला मजिस्ट्रेट को ये पावर दे दी गई। ठीक है, उसके बाद देखिए रिपन के टाइम पे रेजोल्यूशन 1882, उस टाइम पे क्या हुआ, 1880 से 84 के मध्य लॉर्ड रिपन का कार्यकाल जो है पंचायती राज का स्वर्णकाल माना जाता है। 1882 में उन्होंने स्थानीय स्वशासन संबंधित प्रस्ताव दिया था, जिस वजह से लॉर्ड रिपन को भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है। इम्पॉर्टेंट नहीं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कई एग्जाम में आपने देखा है ये स्टेटमेंट एज इट इज आपसे पूछ लिया जाता है, तो ये याद रखेंगे। स्थानीय सरकारों के विकास में 18 मई 1882 एक अहम दिन साबित हुआ, क्योंकि बहुमत से निर्वाचित गैर सरकारी सदस्यों का एक स्थानीय बोर्ड वहां पे आया जो अब लोकतंत्र के रूप में काम करने को जाने लगा। तो इसी को क्या कहते हैं, मैग्ना कार्टा। मैग्ना कार्टा का सामान्य रूप से हम लोग अर्थ क्या लेते हैं, महाअधिकार पत्र, जहाँ पे एक बहुत बड़ी राइट आपको अवेलेबल करवा दी गई हो, आपके लिए कुछ बिल्कुल नया इनोवेटिव किया जा सका हो, जिससे आपका लाइफ ही चेंज हो जाएगा बहुत ही अच्छे पॉजिटिव प्रोग्रेसिव वे में, उसे मैग्ना कार्टा कहा जाता था। नेक्स्ट आता है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड का 1919 और भारत सरकार 1935 का अधिनियम। तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड 1919 के अनुसार जितनी हो सके स्थानीय निकाय को ज़्यादा से ज़्यादा स्वतंत्रता देने के रिलेटेड यहाँ पे बात की गई। 8 प्रांत ने ग्राम पंचायत एक्ट पारित किया। ये याद रखेंगे कितने प्रांत थे, कब थे, 8 प्रांत थे। इन लोगों ने यहाँ पे क्या किया था, ग्राम पंचायत एक्ट पारित किया था। भारत सरकार अधिनियम ब्रिटिश काल में पंचायतों से रिलेटेड बहुत इम्पॉर्टेंट मंच प्रदान किया गया। अब यहाँ पे और आगे निकले तो बलवंत राय मेहता समिति तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आफ्टर इंडिपेंडेंस इन्होंने ही क्या किया था, इसका रिव्यू किया था और पंचायती राज और लोकतंत्र के विकेंद्रीकरण में आने वाली समस्याओं पर गौर करने के लिए बनी ये पहली समिति थी। ठीक है, तो लोकतंत्र के विकेंद्रीकरण में जो समस्या आ रही है उसे सॉल्व करने के लिए ये समिति बनी थी और इन्होंने बहुत इम्पॉर्टेंट वर्क किया था। उसी वजह से इन्हें एक कॉन्स्टिट्यूशनल पावर भी मिली थी। नेक्स्ट थिंग, और भी बहुत सारी समिति थी, जैसे अशोक मेहता समिति, पीवी राव समिति, डॉक्टर LM सिंघवी, लक्ष्मी मनु सिंघवी समिति जो थी, PK थुंगन समिति जो थी, ये सारी समितियां आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। संविधान के अनुच्छेद 40 के अंतर्गत ग्राम पंचायतों के गठन और शक्तियां प्रदान करने की बात की गई थी, लेकिन संवैधानिक दर्जा नहीं दिया गया था। तो ये संवैधानिक दर्जा यही बलवंत राय मेहता और बाकी समितियों के सिफारिश पे 73वें संविधान संशोधन द्वारा 24 अप्रैल 1993 के दिन यहाँ पे लागू किया गया और 24 अप्रैल को हम लोग 2010 से पंचायती राज दिवस के रूप में सेलिब्रेट कर रहे हैं। आज़ादी के पहले की अगर बात करें तो राजस्थान में सबसे पहले 1928 में बीकानेर एक ऐसी रियासत थी जहाँ पे ग्राम पंचायत अधिनियम बनाया गया था। ठीक है, और स्वतंत्र भारत में राजस्थान जो है वो पंचायती राज विभाग की स्थापना 1949 में ही कर दी गई थी, अधिनियम के बहुत पहले। ठीक है, तो ये भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाएगा। और जवाहरलाल नेहरू जब राजस्थान में आए
वो इंसिडेंट तो हम लोग ऑलरेडी चर्चा कर ही चुके हैं यहाँ पे, ठीक है। फिर जिला परिषद अधिनियम आया, राजस्थान पंचायत समिति अधिनियम आए, ऐसे वेरियस अधिनियम जो है वो राजस्थान ने यहाँ पे पारित किए हुए थे और उनसे रिलेटेड काम किया। 1984 जयपुर में इंदिरा गांधी ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्था की स्थापना की गई। इम्पॉर्टेंट है, इन पे क्वेश्चन बनता है क्योंकि पंचायती राज से रिलेटेड जो एक लीडरशिप और उनको एक्सप्लेन करना और उनको सहायता देने के लिए ये समिति जो है वो बढ़ चढ़ कर काम करती है, तो इम्पॉर्टेंट हो जाएगा। इनमें सुधार के लिए 1988 में हरलाल सहखर्रा की अध्यक्षता में भी एक समिति बनी थी, जिनके अनुशंसा पर जिला ग्रामीण विकास प्राधिकरण का विलय जिला परिषद में कर दिया गया था, ठीक है, और वो भी इम्पॉर्टेंट है। 2011 में गुलाब चंद कटारिया की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया, जिसमें 11वीं अनुसूची में उल्लिखित 29 कार्य पंचायती राज संस्थाओं को देने की अनुशंसा की थी, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कितने कार्य आपको दिए जा रहे हैं उन पे आराम से क्वेश्चन बनेगा। अब पंचायती राज संस्थाओं को और सशक्त करने के लिए क्या क्या किया गया, तो देखिए यहाँ पे राजनेट लेकर आया गया। राजनेट क्या है? ग्रामीण राजस्थान के जीवन को बेहतर बनाने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी संचार विभाग की, ठीक है, किसकी स्कीम है? राज्य सरकार के सूचना प्रौद्योगिकी संचार विभाग की स्कीम है। क्या करेंगे इसके थ्रू? तो इसके थ्रू राजीव गांधी सेवा केंद्रों पर कनेक्शन उपलब्ध करवाए जाएंगे। अब कनेक्शन होगा तो आप ई मित्र प्लस, IP टेलीफोन, वाईफाई, स्काडा वगैरह की सुविधाओं को ले पाएंगे। तो क्या है राजनेट? राजस्थान सरकार सूचना प्रौद्योगिकी संचार विभाग का राजनेट परियोजना है। इसके तहत ग्राम पंचायत में क्या किए गए कि भारत निर्माण से रिलेटेड जो राजीव गांधी सेवा केंद्र हैं वहाँ पे राजनेट कनेक्शन से जोड़ा गया ताकि बाकी सुविधाएं दी जा सके। सेम एज यहाँ पे देखेंगे राज वाईफाई क्या है? ये भी राजस्थान सरकार सूचना प्रौद्योगिकी में सुधार करने के लिए ग्राम पंचायत और विभिन्न सरकारी भवनों में सार्वजनिक स्थानों पर क्या उपलब्ध करवाया जाए? वाईफाई नेटवर्क उपलब्ध करवाया जाए ताकि वो लोग अपने कार्यक्रमों को आसानी से कर सकें। ई मित्र तो आप सभी जानते हैं, राजस्थान के अंदर अगर आपको कोई भी काम करना हो तो उससे रिलेटेड जो ऑनलाइन एप्लीकेशन और उनका वेरिफिकेशन, डॉक्यूमेंट वगैरह सब इसी के थ्रू होती हैं। ई मित्र प्लस क्या है? तो ई मित्र प्लस एक ऑटोमेटेड मशीन है जिसके थ्रू आप पेमेंट करके खुद बिना किसी ई मित्र शॉप पे किसी व्यक्ति की सहायता लिए खुद ही उस मशीन से सारे काम कर सकते हैं, जैसे PVC कार्ड प्रिंट करना, ठीक है, आधार कार्ड हुआ, प्रमाण पत्र वगैरह बनवाने करने, ये सारे काम आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो ये पंचायती राज सुविधाओं को और ज़्यादा उत्कृष्ट बनाने के लिए कामगर आए हैं। नेक्स्ट यहाँ पे जो आता है जयपुर जिले का जाहोता और जवानपुरा ग्राम पंचायत, बहुत ज़्यादा अग्रणी देखने को मिले साफ़ सफाई वगैरह को लेकर, तो वो यहाँ पे आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाएगा। कैसे इम्पॉर्टेंट होगा? तो देखिए जवानपुरा जो है वो राष्ट्रीय स्तर पर हेल्दी विलेज घोषित किया गया, ठीक है, जबकि जाहोता हेरिटेज विलेज के रूप में अपनी पहचान बना रहा है। तो जवानपुरा राष्ट्रीय स्तर पर हेल्दी विलेज और जाहोता हेरिटेज विलेज के रूप में यहाँ पे नेशनल लेवल पे हाईलाइट हुआ है, ठीक है। ये जो जयपुर शहर से करीब 80 किलोमीटर की दूर है, विराटनगर पंचायत समिति के पास, ठीक है। ग्राम पंचायत जवानपुरा में साफ सफाई और कचरा निस्तारण व्यवस्था ये आपको बताई जा रही है। एक्चुअल में मैंने विजिट किया है, दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट थिंग यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे तो किसी जगह को ODF प्लस में कैसे शामिल किया जाए, क्योंकि आपने देखा स्वच्छ भारत अभियान के टाइम पीरियड पे ODF यानी कि ओपन डिफेक्शन फ्री घोषित किए जा रहे थे। इसका मतलब जहाँ लोग खुले में शौच के लिए नहीं जाते हैं उन प्लेसेस को ODF में डिक्लेयर किया। तो अब उसी से एक लेवल ऊपर ODF प्लस किसे मिलेगा? तो जहाँ पे खुले में शौच पे पूर्ण पाबंदी है, ठीक है, कम से कम एक सामुदायिक शौचालय है, स्कूल आंगनबाड़ी केंद्र वगैरह पे शौचालय है, ठीक है, बालक बालिकाओं के लिए अलग अलग शौचालय है, ये सारी व्यवस्था वहाँ पे होनी चाहिए, कूड़ेदान का निस्तारण होना चाहिए। अगर ये सारी सुविधाएं हैं तो उन्हें ODF प्लस घोषित किया जाएगा, ठीक है। अब आप देख रहे हैं जहाँ एक कम से कम एक सामुदायिक शौचालय बना देने से वो हिस्सा फ्री हो गया। आप खुद ही अपने आसपास के ऐसे शौचालयों को देख पा रहे होंगे और लिस्टिंग के थ्रू आप बता भी पाएंगे
कि भाई वहाँ पे कितना मेंटेनेंस का कार्य है। ठीक है, अब यहाँ पे एक और आता है सेफ विलेज के रूप में। ठीक है, पहला गांव जो सेफ विलेज के रूप में जाना जाएगा ब्यावर उपखंड का ग्राम पंचायत बड़कोचरा। ठीक है, बड़कोचरा, यहाँ पे क्या किया गया, सीसीटीवी इंस्टॉल किए गए। तो ऐसा संभवतः पहली पंचायत है जिसमें आप वारदात वगैरह के ऊपर आसानी से निगरानी कर पाएंगे। ठीक है, तो ये एक बहुत ही अच्छी स्कीम है वहाँ के लोगों ने यहाँ पे किया। नेक्स्ट थिंग अगर आप यहाँ पे देखते हैं तो राजस्थान का 73वां स्थापना दिवस और 73वें स्थापना दिवस पे वेरियस कार्यक्रम किए गए थे। उन्हीं कार्यक्रमों की झलक आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, एक इमेज में आपको ये दिखाया गया था। ठीक है, अब आ चुके हैं हम लगभग पेज नंबर 31 पे, जो कि इस मैगजीन का हाफ हो चुका है। ठीक है, अब इसका जो आगे का पार्ट है वो आपके लिए सेकंड वीडियो में लेकर आएंगे। उसका लिंक आपको हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या इस वीडियो के एंड में मिल जाएगा। और भी ऐसे वेरियस सेशंस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।